हाँ जी, वन सेकेंड, गुड आफ्टरनून। कहाँ थे मुझे लास्ट क्लास में बेटा? परसों की लास्ट क्लास, राइट? ठीक। नहीं, उससे पहले हो गया ना √/2 mgh के, और बिगिनर बॉक्स से क्वेश्चन 5 भी लगे, आप बताइए। चलो ठीक ठीक। ठीक है, होमवर्क डिस्कस करते हैं। क्या कीजिए बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 20। हाँ जी बेटा, पहुंचेंगे सभी इलस्ट्रेशन 25, पेज नंबर 22। इससे पहले की तो डिस्कस हो गए नहीं क्वेश्चंस? तो इलस्ट्रेशन 25 तो बेटा इजी है। एक सिमिलर क्वेश्चन हम काफी पहले कर चुके हैं। सामने देखो, ये बेटा अपने पास रेफरेंस और इसके नीचे ये स्प्रिंग है। अगर मैं एच हाइट से कोई बॉडी को ड्रॉप कराऊंगा, क्या वो उसका पोटेंशियल लॉस पहले mgh होगा, और फिर ये नीचे जाएगा तो स्प्रिंग कुछ x कंप्रेस होगी, तो पोटेंशियल में टोटल लॉस कितना हो गया? mgh प्लस x। और क्या यही इस स्प्रिंग में कंप्रेस स्टेट में पोटेंशियल में स्टोर हो जाएगा? अरे होगा नहीं होगा? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक सिमिलर क्वेश्चन काफी पहले आपको याद करो, जब आपको स्प्रिंग का वर्क डन बताया था, क्या ऐसा एक क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं? इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 26। 26 में डाउट है किसी को? ट्वेंटी सिक्स में डाउट है? हाँ जी, आपके दिमाग में एकदम पिक्चर क्लियर बने इस क्वेश्चन की, उसके लिए बेटा थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट करके डबल डायग्राम बना दीजिए। ये आपको आपके क्लियर कट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आपके सामने है। सबसे पहले, क्या ब्लॉक एम मास का v स्पीड से चल रहा है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी है इसके पास? अरे है तो सही। अब यहां पर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, क्या धीरे धीरे इसको कंप्रेस करते जाएगा? फिलहाल क्वेश्चन में मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं पूछा कि आप उसको पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर को स्प्रिंग में स्टोर करवा दो हाफ के एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। नो, यहां पर क्वेश्चन में आपसे एक्स कंप्रेशन बोला है तब जब ब्लॉक का स्पीड कितना रह गया? आधा। लेकिन ठीक से समझो, हाफ एम वी स्क्वायर, वी में जब v/2 का स्क्वायर करोगे अपॉन में 4 बनेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी रह गई है? 1/4। इसका मतलब बची भी 3/4 यानी 3/4 काइनेटिक एनर्जी क्या स्प्रिंग में कंप्रेस्ड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई होगी? अरे हुई होगी ना? तो वही चीज यहां पर बोल रहा है कि जब आपने इसको एक्स कंप्रेस करा तब स्पीड हो गई है इसकी कितनी? हाफ। अब वो पूछ रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन तब बनेगा जब यहां एक डायग्राम और बना सकते हैं, उस टाइम पर ब्लॉक का वी कितना कर देंगे अपन? 0। तो यहां पर बेटा एक थर्ड डायग्राम आप चाहो तो और बना सकते हो जब ब्लॉक फाइनली स्टॉप हो जाएगा। सपोज ब्लॉक यहां आ चुका है,
और ये स्प्रिंग जो है पूरी तरह से यहीं पर ही कंप्रेस हो चुकी है, ये V0 हो गया है। तो अभी मतलब यहां पर एक्स मैक्स मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है। तो यहां पे इसको आप नंबरिंग डाल देते हैं, ये ए है सपोज, ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ए एंड बी के लिए। ए और बी पर हम क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस पोटेंशियल में क्या हो गया होगा, स्टोर हो गया होगा। या फिर आप चाहो तो बेटा इसको पूरा पूरा भी लिख करके देख सकते हो। पूरा कैसे, आप यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दें तो MEA बराबर MEB। बोलो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का कितना है, हाफ mv²। क्या अभी सारा प्रोग्राम ग्राउंड पर ही चल रहा है? इसका मतलब पोटेंशियल तो इनिशियल फाइनली हर टाइम ही कितनी है, 0। उसको फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं। अभी स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो अपनी नेचुरल लेंथ में है। ब्लॉक का स्पीड बोलो कितना रहेगा बेटा, हाफ mv/2²। और स्प्रिंग एक्स कंप्रेस हुई है तो हाफ kx²। कोई दिक्कत किसी को? इसको बेटा इस तरफ लेकर के आओगे तो हाफ mv² माइनस हाफ mv/2²। ये वो लाइन है जो आपके सामने मॉड्यूल में लिखी हुई है, नजर आ रही है सभी को? उसने सीधे ये लिख दिया है कि अब इनिशियल माइनस फाइनल, काइनेटिक में लॉस ही तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ होगा। तो एक तो इक्वेशन अपने पास ही होगी, थोड़ा सॉल्व कर लो। तो 1 - 1/4 मतलब ये हो जाएगा 3/8 mv² बराबर हाफ kx²। ये हाफ भी कैंसिल कर देंगे तो 3/4 mv² बराबर kx²। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? दैट्स आवर इक्वेशन 1। अब हम बेटा कंपेयर करते हैं ए एंड सी को। वापस से आप देखिए इनिशियली कितना था ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। तो MEA बराबर MEC जब करोगे तो हाफ mv² प्लस कितना, 0। अब यहां पर सी कंडीशन में ब्लॉक खुद तो रुक गया है, V0, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया है, 0। इसका मतलब क्या, सारी की सारी एनर्जी स्प्रिंग को कंप्रेस करने में, मतलब उसकी मैक्सिमम कंप्रेशन में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो चुकी है। तो यहां पर बेटा ये हो जाएगा mv² बराबर kx max²। दैट्स इक्वेशन 2। क्या इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं? तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास mv² अपॉन इधर कितना है 3/4 mv²। और राइट साइड हो जाएगा बेटा kx max² अपॉन kx²। तो x max अपॉन x का होल स्क्वायर यहां पे बोलिए कितना बनेगा, k से के कैंसिल, mv² से mv कैंसिल, तो हो गया 4/3। तो x मैक्स हो जाएगा बेटा, अंडर रूट करोगे तो 2 और इसके ऊपर √3 और x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो आंसर विल बी 2x/√3। प्रोसेस क्लियर हुआ सभी को? यहां पे ले दे के कॉन्सेप्ट यही है। अब इसके क्वेश्चन की डिजाइन को देख के नहीं घबराएं, ये आपको क्लियर कट तीनों प्रोसेस समझ में आए, विजुअलाइज हो, इसलिए 3 डायग्राम बनाए हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं थी। इलस्ट्रेशन में शो किया क्या डायग्राम? नहीं, मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर कट समझ में आए। इनिशियल सिचुएशन ये थी, इंटरमीडिएट सिचुएशन ये है, एक्स इलोंगेशन पर स्पीड v/2 और फाइनल मैक्सिमम कंप्रेशन पर ब्लॉक कितना स्पीड हो गया, 0। और स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हमने फाइंड कर लिया, इट इज 2x/√3। कितना को आया समझ में? सीधा हाथ ऊपर। इसकी इच्छा हो सोल्यूशन नोट कर सकता है पर फुर्ती से। पोरस सिंह, बेटा ये एक ही मैसेज को 100 बार भेजेंगे क्या अपन? पूरा टाइम चैट थोड़ी पढ़ता रहूंगा मैं, एक बार भेज दिया बहुत है। समझ गया मैं, बिगिनर बॉक्स में आपको कोई क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, आ रहे हैं उसके ऊपर, सबर ही नहीं मतलब। एक ही मैसेज 10-10, 15-15, 20-20 बार
एक बार टाइप कर दिया, देख लिया मैंने। शौर्य आप भी ध्यान रखो बेटा, इलस्ट्रेशन 26 कितनी बार लिखा है, और ये 2226 ये कौन सा इलस्ट्रेशन है? अगला इलस्ट्रेशन भी इसी के ऊपर बेस्ड है। हेलो, अगला इलस्ट्रेशन भी सेम ही ऑलमोस्ट, बस यहां पर स्पीड हाफ की जगह काइनेटिक एनर्जी हाफ हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ तब होती है जब स्पीड कितना हो जाती है, v/√2। बस इतना सा ही वेरिएशन है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम। लिख लिया सभी ने? मास्क पहनो बेटा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था इलस्ट्रेशन 26, 27 भी सेम है, बस स्पीड की जगह काइनेटिक एनर्जी हाफ है, मतलब स्पीड v/2 की जगह v/√2 करनी बस यहां पे, बस इतना सा ही वेरिएशन है। इलस्ट्रेशन 28 आसान है, क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा वर्क डन हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यही तो होता है। बस यहां पर x1 x है, पर x2 कुछ लोग y लिख देते हैं, x2 x प्लस y होगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है स्प्रिंग के केस में जो इलोंगेशन या कंप्रेशन चेक करते हैं वो इनिशियल रेफरेंस लाइन से ही चेक करते हैं। तो x2 हो जाएगा x प्लस वाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, बिगिनर बॉक्स फॉर क्वेश्चन 3। क्या आप लोगों ने एक बात नोटिस करी यहां पे, मैं लगभग हर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूं, थोड़ा बहुत डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या इससे आप लोग भी ये आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक रफ चार्ट, एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत होने के जो चांस है वो कम हो जाते हैं। तो मेरा बिगिनर बॉक्स फॉर क्वेश्चन 3 में आपको बोला है अ स्टोन ऑफ 20 न्यूटन। अब 20 न्यूटन, न्यूटन देख के समझो, मास नहीं, सीधा वेट ही दे दिया आपको इसका mg, आ रही बात समझ में? इसके बाद बोलता है कि इसको 4 मीटर हाइट से रिलीज किया है, तो ये h जो है स्प्रिंग के ऊपर कितना है, 4 मीटर। अब सामने देखो बेटा, ये स्टोन यहां से चल रहा है, रिलीज करा,
तो 4 मीटर यहां पर तो सीधा ही हो गया, लेकिन क्या भी स्प्रिंग को कुछ कंप्रेस भी करेगा, तो यहां पर एक्स कंप्रेस हो गई स्प्रिंग। तो बोलो इसका टोटल लॉस कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल में कितना डिफरेंस है, एच प्लस एक्स। मतलब सीधी सी बात है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन विल बी इक्वल टू गेन इन, नहीं पोटेंशियल ही है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। क्योंकि यहां पर भी मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर बॉडी फिर से स्टॉप हो गई, वी जीरो हो गया होगा, तो पूरी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की स्टोन की एम जी एच प्लस एक्स कहां स्टोर हो गई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी एम जी एच प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहां एम जी पूरा वेट सीधा ही दिया है, कितना है क्वेश्चन में, सॉरी 20 न्यूटन दिया है ये, तो ये अपने पास वेट दिया बेटा इसका 20 न्यूटन, तो एम जी को पूरा ही लिख दें 20, एच दिया है 4, हाफ के स्प्रिंग कांस्टेंट स्टिफनेस कांस्टेंट जो है वो दिया आपको बेटा 1960। तो क्वेश्चन में आपसे एक्स की वैल्यू नहीं पूछी, बस इक्वेशन ही पूछी है, तो इक्वेशन तो यही बनेगी 49 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। दैट्स योर आंसर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स में आंसर 2 मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू नहीं पूछी है, क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है, राइट डाउन द इक्वेशन टू फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। बस ये इक्वेशन ही लिख करके यहां पर छोड़नी थी और कुछ नहीं करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तो बन जाना चाहिए। क्या मैंने अभी एक इलस्ट्रेशन 26 में 3 डायग्राम बनाए थे, वो शुरुआत के 2 डायग्राम याद आ रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर किसमें कन्वर्ट करवाया, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एडिशनल स्पीड हाफ है, तो क्या हाफ एम वी बाई 2 स्क्वायर अब भी बचा ब्लॉक के पास, सेम ही केस है एकदम, राइट। तो क्वेश्चन 4 जस्ट अभी इलस्ट्रेशन 26 में कवर हो चुका है। क्वेश्चन 5 मैंने दिया नहीं था इसीलिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट यूं डिस्कस करना था, सभी अभी के अभी क्वेश्चन 5 ट्राई करें, ऑनलाइन वाले भी अभी के अभी ऑन द स्पॉट बिगिन द बॉक्स फॉर क्वेश्चन 5।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निगाहें सभी की बोर्ड पे। एक बार फिर से आपके सामने तीन डायग्राम, एक वो जो क्वेश्चन में आपको दिया है। जो फर्स्ट डायग्राम है इट इज गिवन, लेकिन ये किसी काम का नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में इनिशियल सिचुएशन ये है जो सेकंड डायग्राम में मैंने बनाई है, और फाइनल ये जो थर्ड डायग्राम में है। स्पाइन स्ट्रेट, निगाहें सभी की बोर्ड पे, खोपड़ी एकदम अलर्ट, लिखिए कोई कुछ नहीं। राजकुमार, ओ चश्मे वाले रुक। फिलहाल बेटा यहां पर आप देख सकते हैं मास एम का एक ब्लॉक एकदम बीचों बीच, इधर एक स्प्रिंग इधर दूसरी स्प्रिंग, और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 डिफरेंट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको x डिस्प्लेस किया। अब मैंने इसको x डिस्प्लेस कर दिया तो क्या अब ये ऐसे मूव करता रहेगा, करेगा ना। और अब अगर आपने बेटा इसको x राइट साइड डिस्प्लेस कर दिया है, इसका मतलब क्या लेफ्ट वाली स्प्रिंग के अंदर x इलोंगेशन हो गया है। इसको बेटा जब मैं x डिस्प्लेस करता हूं दाहिनी ओर, इसका क्या मतलब होता है कि अभी इस वाली स्प्रिंग के अंदर लेफ्ट वाली में तो क्या हो जाएगा x इलोंगेशन, और क्या एकदम सेम वे में राइट साइड वाली स्प्रिंग है क्या ऑब्वियसली ये पूरी तरह से x कंप्रेस हो जाएगी, यानी कि इस वाली के अंदर तो क्या है बेटा x कंप्रेशन, कोई दिक्कत। इसको बेटा अपन ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। इसको अपन ने सिंपली यहां से इधर खींचा इसको थोड़ा सा, तो अभी ये तो स्ट्रेच हो गई और ये कंप्रेस हो गई, जैसे ही छोड़ोगे तो क्या ये इस तरह से फ्लक्चुएट होता रहेगा थोड़ा सा, ये एक ऑसिलेटरी मोशन इस तरह से करेगा। लेकिन वहां तक नहीं जाना, ये आगे फ्यूचर में चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि जब मैं इसको x डिस्प्लेस करके रिलीज करूंगा, क्या ये स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है और क्या ये कंप्रेस्ड है। ये वाली स्प्रिंग चाहती है वापस से खुलना, अपनी नेचुरल लेंथ एक्वायर कर रहा है, और ये भी अपनी नेचुरल फॉर्म में आना चाहती है, तो क्या ये ब्लॉक वापस से इस जो इनिशियल लाइन थी इसकी ओर ट्रेवलिंग करेगा, पर पूरी ट्रेवलिंग नहीं करानी। यहां से जब ये सिर्फ x/2 ट्रेवल करता है, मतलब ये अभी भी जो अपनी इनिशियल लाइन थी वहां से कितना दूर है ब्लॉक x/2, तो क्या इसने कुछ स्पीड एक्वायर कर ली होगी। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन यही है कि ये कितनी स्पीड होगी। अब पहली बात तो ये कि अगर ये x/2 ट्रेवल कर चुका है, क्या अभी भी यहां पर x/2 इलोंगेशन मौजूद है, अरे है या नहीं, ये चमकना चाहिए इसलिए बना रहा हूं तीन तीन डायग्राम। और क्या यहां पर अभी भी x/2 कंप्रेशन मौजूद होगा नहीं होगा, यहां पर अभी भी x/2 कंप्रेशन जो है वो क्या है बेटा मौजूद है। ये इनिशियल डायग्राम, ये फाइनल डायग्राम, क्या दोनों जगह पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। तो अभी यहां पर आप देख लें, एक तो है अपने पास ब्लॉक ग्राउंड पर ही चल रहा पूरा प्रोग्राम, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपली हम यहां पे लिख देंगे कि ME इनिशियल बराबर ME फाइनल। बोलो ब्लॉक का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m0²। क्यों, क्योंकि x स्ट्रेच करके छोड़ा, छोड़ा रिलीज किया, रिलीज मतलब u0। लेकिन क्या दोनों स्प्रिंग स्ट्रेच और कंप्रेस्ड है, भले इलोंगेटेड हो स्ट्रेच हो या चाहे कंप्रेस्ड हो, दोनों ही फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर सेम ही होती है, हाफ k(x²। लेकिन लेफ्ट वाली का तो हो जाएगा हाफ k1x², क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, और राइट वाली का हो जाएगा हाफ k2x²। अरे होगा नहीं होगा, ये हो गई अपने पास इनिशियल एनर्जी। अब जब आपने इस ब्लॉक को यहां छोड़ा, अब ये भागा इस तरफ, अभी यहाँ पे m मास के ब्लॉक का v स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mv²। अभी भी x/2 इलोंगेशन है लेफ्ट वाली में, तो हाफ k1 कितना x/2²। और क्या राइट वाली में अभी भी x/2 कंप्रेशन होगा, तो ये हो गया हाफ x2 x/2²। क्या कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, ये हाफ 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 तो अपन हर जगह उड़ा ही देते हैं, तो यहां तो हो जाएगा k1 + k2 x²। यहां बचेगा बेटा mv², और यहां पर हो जाएगा k1 + k2 और x² अपॉन में 2 का हो जाएगा 4। ये पूरी टर्म इस तरफ लेकर के आओ, तो k1 + k2 x² माइनस k1 + k2 x²/4 बराबर mv²। तो 1 - 1/4 मतलब ये बचेगा 3/4 ऑफ k1 + k2 x² इज इक्वल टू mv²। तो यहां से v अपने पास आ गया, मास को अपॉन में भेजो और अंडर रूट चढ़ा दो पूरे के ऊपर, बोलो कितना हो जाएगा आंसर, 3k1 + k2 x² अपॉन 4m। समझ आया सभी को।
आंसर जो भी है कोई दिक्कत नहीं, ये इनिशियल जो फर्स्ट लाइन है ये लिखना आना चाहिए। एक्स स्ट्रेच किया इधर, तो इसमें इलोंगेशन है, इसमें कंप्रेशन, दोनों में एनर्जी स्टोर हुई है। रिलीज करा तो ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी 0। ये वापस इधर भागेगा आधी डिस्टेंस, एक्स का हाफ, एक्स बाई टू ट्रेवल करा, अभी भी एक्स बाई टू इलोंगेशन और एक्स बाई टू कंप्रेशन, तो अभी भी एनर्जी है। समझ आया नहीं आया? अच्छा चलो, ये क्वेश्चन तो हुआ खत्म। यहीं पर मेरा एक क्वेश्चन है नया, ठीक है सुनना। मान लो यहां से ब्लॉक थोड़ा सा और आगे मूव करे और इसी पोजीशन में आ जाए, तो राइट हैंड साइड पर ये जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जीज लिखी है ये कितनी कितनी हो जाएंगी? पक्की बात है? क्योंकि बेटा एक्स बाई टू और फर्दर जब ये ब्लॉक मूव करेगा, मान लो कुछ नई डिफरेंट, कुछ अलग डिफरेंट वेलोसिटी वी डैश आ गई, लेकिन जब ये एकदम बीचों बीच वापस आ गया, क्या ये दोनों अपनी अपनी प्रीवियस नेचुरल लेंथ अक्वायर कर चुकी हैं? तो राइट हैंड साइड पे ये जो हाफ के वन और हाफ के टू के साथ एक्स बाई टू यहां कितना कितना आ जाएगा? 0 0। पक्की बात है? चलो नोट करो इसका सोल्यूशन। नहीं, मैंने अभी तो बताया बेटा V0 क्यों होगा, जब ये इसको क्रॉस कर जाएगा इस तरह से मूव करता रहेगा ही। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये चलता ही रहेगा प्रोसेस। फ्रिक्शन है तो थोड़ी थोड़ी देर में स्लो होते 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 स्टॉप होगा। हम्म। एयर रेजिस्टेंस, हाँ रोक सकती है, पर एयर रेजिस्टेंस को अपन कंसिडर करते नहीं। कर लोगे तो बिल्कुल रुकेगा तो सही, प्रैक्टिकली तो रुकेगा। फिलहाल यहां पर स्मूथ सरफेस है तो नहीं रुकेगा, बस ये फ्लक्चुएट होता रहेगा दोनों तरफ एक्स डिस्टेंस। हम्म। तो अभी तो आप सीख रहे हो, लिखो पहले इसको। हाँ बेटा बिल्कुल मालूम है, एक्सरसाइज 1 में भी क्वेश्चंस दिए हैं, थैंक यू। करवाते हैं अभी। नंदिनी, बेटा ये डिसीजन मेरे हाथ में थोड़ी है। और फिजिक्स की स्पेलिंग तो सही लिखो आप बेटा। जब आप कह रहे हो पूरी फिजिक्स पढ़ा दीजिए प्लीज, तो फिर फिजिक्स की स्पेलिंग तो सही लिखो। तपस्या बेटा कोई डाउट हो तो ही टाइपिंग करो, ये बार बार सा धनबाद सा धनबाद मत लिखो। कोई डाउट हो तो ही टेक्स्ट करें, ये इसको पढ़ने में भी टाइम जाता है। कोई डाउट है तो ही लिखें। हाँ बेटा क्लास लगेगी, आपका टेस्ट जो है पोस्टपोन हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी वैसे।
आज था बेटा बोर्ड विजिबल होना चाहिए। अभी वापस से सेटिंग्स जो हैं वो ठीक कर दी हैं। आपके यूजर एंड पे कुछ इशू हो सकता है, नेटवर्क इशू, उसको चेक करें आप। पोरस सिंह, सूचना नहीं मिली तो मैं बता रहा हूं ना बेटा, टेस्ट नहीं है। 26 को संडे को एक गवर्नमेंट एग्जाम है, रीट। उसके अंदर करीबन 20 लाख लोग पेपर देंगे, इसलिए इंटरनेट जो है वो बंद रखा है गवर्नमेंट ने, इसलिए टेस्ट नहीं दे पाते आप लोग, इसलिए वो नेक्स्ट संडे शिफ्ट किया है। नहीं, गलत नहीं बोला है, कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ है। कैंसिल होने और पोस्टपोन होने में अंतर होता है। आपका सिलेबस वही रहेगा क्योंकि पेपर हम लोग ऑलरेडी बना के भेज चुके हैं। लिख रहे हैं अभी तो बातचीत नहीं करें बाकी लोग। हाँ जी, भले मैंने होमवर्क 64 तक दिया था, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 65। सभी क्वेश्चन 65 पढ़े, ऑन द स्पॉट सॉल्व करना है। बेटा अगर फ्रिक्शन होगा ना तब रुकेगा, अगर सरफेस स्मूथ है तो ये ऐसे होता ही रहेगा कंटिन्यूस। प्रैक्टिकली पर ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली फ्रिक्शन है, थोड़ा बहुत हवा भी रोकती है, रेजिस्ट करती है, तो ये इस तरह से फाइनली कम होते 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 फाइनली रुकेगा। ये आप चैप्टर पढ़ोगे, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम, डोंट वरी, आएगा सब आएगा, बैठो। आ जाएगा ये आगे, बोला ना मैं। क्वेश्चन 65 रीड कर रहे हैं सभी। चलिए ठीक है, निगाह सभी के बोर्ड पे। अच्छा क्वेश्चन है, सामने देखें सभी, बातचीत एकदम बंद। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ये आपके सामने जो टेबल आपको ये दी गई है, इसका सिर्फ एक कॉर्नर हमने बनाया जहां पर आपने एक चेन को रखा है, और चेन का ऑब्वियसली मास एम और लेंथ एल है। इनिशियली L/2 लेंथ यहां ऊपर की ओर है, और रिमेनिंग L/2 बेटा यहां नीचे की तरफ हैंग कर रही है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जैसे बेटा स्मूथ सरफेस पर रखी, इस स्मूथ टेबल पर रखी चेन को आप रिलीज करोगे, क्या ये पूरी की पूरी फिसल के नीचे आएगी? अरे आएगी नहीं आएगी? यहां पर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो ये तो है इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ये बनेगी जब इस चेन का आखिरी छल्ला यहां पर होगा टच में, और ये पूरी की पूरी चेन एल लेंथ की इस तरह से वर्टिकल हो जाएगी, और इसका यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी वी होगा। तो ये v हमें यहां पर फाइंड करना है कि इस मोमेंट पे जब पूरी चेन वर्टिकल हो चुकी है, मतलब आखिरी छल्ले ने यहां पे सरफेस को लीव कर दिया, तो उस वक्त वेलोसिटी कितना? एज यू कैन ऑब्वियसली सी, क्या बेटा यहां पर चेन नीचे की ओर आई है, तो मतलब ऑब्वियसली हाइट में गिरावट, मतलब किस में लॉस? पोटेंशियल एनर्जी में लॉस।
और क्या पोटेंशियल एनर्जी में लॉस से काइनेटिक में गेन बना होगा? अब आपको बेटा यहां कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए काम करते हैं, ये चेन का जो इनिशियल लेवल था इसको हम बना देते हैं रेफरेंस लेवल। तो हम यहां पर आराम से लिख सकते हैं के ई इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के ई फाइनल प्लस यू फाइनल। अब इनिशियली तो आपने चेन को रोक के रखा हुआ है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक से देखें, क्या आधी चेन यानी m/2 मास रेफरेंस वही है, इसका तो पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन क्या रिमेनिंग m/2 ये l/2 लेंथ की जो रिमेनिंग हाफ चेन है क्या नीचे लटक रही है, हैंग कर रही है, तो इसका तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, और रेफरेंस लेवल के नीचे है तो क्या माइनस में होगा। और मैंने आपको बार बार बता रखा है सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट से इस m/2 मास की जो चेन है क्या इसका लेंथ फिलहाल यहां पे l/4 बनेगा। तो बोलो पोटेंशियल जी माइनस mgh में m कितना m/2 g और h में कितना पुट करेंगे l/4, होगा नहीं होगा? जब चेन पूरी वर्टिकल हो चुकी है मास की तो कुछ ना कुछ स्पीड v एक्वायर करी होगी, काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m v स्क्वायर। अब बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? पूरी चेन मास m इस बार g और l कितना लिया जाएगा l/2। लेंथ तो पूरी l स्ट्रेट हो चुकी है, लेकिन क्या अब इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा, तो ये वाली लेंथ कितनी ले लेंगे l/2। रेफरेंस से फिर से नीचे है इसलिए साइन क्या यूज किया है नेगेटिव। अब आप यहाँ पे m हर तरफ कैंसिल कर सकते हैं और इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा gl/2 माइनस gl/8 इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 3gl/8 इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। 2 से भी इसको कट करोगे, दैट्स द फाइनल आंसर √3gl/4। प्रोसेस क्लियर हुआ सभी को? गलती यहां पे नॉर्मली ये होती है कि मास बच्चे पूरा m ले लेते हैं। ध्यान रहे इनिशियली आधी चेन हैंग कर दी तो मास कितना लिया m/2। जब पूरी चेन वर्टिकल हो गई आखिरी चिल्ला सरफेस को लीव कर रहा है तो यहाँ पे पूरी का मास हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल ये माइनस mgh में h कितना ले लेंगे मिड पॉइंट के लिए l/2। पहले नोट करें इसको। हाँ बेटा ये वही है, सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट वही है। मिड पॉइंट पे पूरी चेन का मास कंसंट्रेटेड अज्यूम कर लिया सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट से, क्योंकि चेन की आप पूरी लेंथ देखो, एक छल्ला ऐसा जिसने सरफेस को जस्ट लीव किया है, एक छल्ला ऐसा चेन का जो पूरा एल लेंथ पे नीचे है, इसलिए हमने पूरी चेन का एक एवरेज सेंटर ऑफ मास ले लिया है। ये यूज है सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट का। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप COME पूरा यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हो कि रेफरेंस इसको मान लें, हाँ तो मान लो ना इनिशियल यहां 0 हो जाएगा और इसके रेस्पेक्ट में l/4 से फिर आप ये मेजर करोगे तो ये माइनस mg l/4, आंसर तो उतना ही बनेगा। लेंगे बिल्कुल, आपने जब रेफरेंस चेंज कर दिया तो क्यों नहीं लेंगे। अगर आप बेटा यहां पर इसकी जगह रेफरेंस ये ले लेते हो तो इसका तो 0 कर दिया, लेकिन अब बची भी इसका तो आएगा, इसीलिए। डन, थोड़ा फास्ट लिखें। उसकी जरूरत क्या है, सीधे दिख रहा ना अभी तो। आधी चेन l/2 लेंथ की तो मास m/2 तो होगा, इसमें यूनिटरी मेथड क्या लगाना, लगा लो तुम यूनिटरी मेथड लगाओ। लेंथ l है तो मास m है, 1 है तो m/l है, l/2 है तो m/l इंटू l/2 यानी m/2 है। कॉमन सेंस लगाओ तो आधी चेन का मास अपने आप ही m/2 हो जाएगा। ठीक है छोटू, मास लगा ले।
लापरवाही नहीं करें, मास्क प्रॉपरली पहने, मास्क करी नहीं करें। जब लॉन्च हो चुके तो फिर परमिशन क्यों ले रहे हैं? रॉकेट कभी आधे रास्ते में थोड़ी पूछता है बेटा, जा 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 जी ले अपनी जिंदगी। हाँ बेटा, हैंगिंग लेंथ L/2 है तो L/4 पे ही तो सेंटर ऑफ मास मिलेगा हैंगिंग पोर्शन M/2 का। श्योर बता रहे बेटा, बता रहे, क्वेश्चन 60 बता रहे हैं, आ रहे हैं। चलिए ठीक है, बैक टू डिस्कशन। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर कहां से दिया? 58 से। आगे 58 डाउट है किसी को? ये तो एक लाइन का आंसर है बेटा। किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो तो एच साइड गिरने के बाद पोटेंशियल में लॉस, क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर में गेन होगा? बस ये बोला क्वेश्चन में, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस को यू से ही डिनोट किया है। तो आप सीधा लिख सकते हैं लॉस इन पीई यू इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर। क्वेश्चन में मास पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बाकी सब, तो ये हो गया आपका आंसर 2u/v²। इजी है। 59 हो जाएगा ये तो। सीधा हाफ एम वी स्क्वायर को स्प्रिंग में स्टोर करा दो, हाफ के एक्स स्क्वायर करा रखा आपको ये क्वेश्चन 2-3 बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 आसान है, डिजाइन देख के, इंक्लाइन प्लेन देख के मत घबराना, हो जाएगा। बताना है ये। अच्छा इसको ऐसे समझो, निगाह बोर्ड पे, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये ब्लॉक है, ये अगर एक्स डिस्टेंस नीचे खिसका तो किसने खिसकाया? mg साइन थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना? mg x साइन थीटा। क्या यही हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी स्प्रिंग खींचेगी भी तो सही ब्लॉक नीचे आएगा, तो ये mg साइन थीटा इंटू एक्स, यही तो स्प्रिंग के स्ट्रेच होने से क्या हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर कर देंगे? बस तो ये आंसर आ जाएगा एक लाइन में, 2mg साइन थीटा बाई के, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या डाउट है बेटा? 61 में भी तो सेम ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। फिर से आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज करा है तो क्या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ही गेन इन काइनेटिक बनेगा? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो ये पोटेंशियल में लॉस mgh विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिखना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में स्पीड भी नहीं पूछी, पूरी काइनेटिक एनर्जी ही पूछी है। तो के बराबर mgh बेटा, m आप पुट कर दे 2। ऑप्शंस को देख के एक बात क्लिक होती है, G10 नहीं 9.8 लिया जाएगा इस क्वेश्चन में, और हाइट है 10, तो ये काइनेटिक एनर्जी 196 जूल, जिसका 200 जूल आ रहा है वो भी कोई गलत नहीं है, आपने जी का वैल्यू 10 ले लिया है। ऑप्शन देख के पता चलता है कितना लेना है, 9.8। जब भी ये 96, 98, 49, 196 इस तरह की वैल्यू दिखे मतलब समझ जाओ जी 9.8 लेना है। नहीं मतलब वो mg साइन थीटा ही तो है। नहीं बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। इसमें हो सकता है किसी को डाउट आए कि सर ये यू स्पीड जिससे थ्रो करा वो तो इस क्वेश्चन में दी ही नहीं, जरूरत भी नहीं है। मैंने 3 पॉइंट्स मार्क करें, ए बी सी। ए वो पॉइंट जहां ग्राउंड से, यानी कि ग्राउंड से मतलब रेफरेंस लेवल से आपने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है,
बी वो पॉइंट है ग्राउंड से h/5 हाइट पे जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आपसे पूछा गया है, और सी मैक्सिमम हाइट h वाला पॉइंट जहां पर क्वाइट ऑब्वियस बी क्या हो जाता है, 0। क्या हम बी और सी पर मैकेनिकल एनर्जी इक्वेट करा सकते हैं कि ग्रेविटेशन फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव? तो हम बी और सी पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी एट सी इक्वल टू, या मैकेनिकल एनर्जी एट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो इसको काइनेटिक एनर्जी एट बी को के ई बी यही लिख दो, ये फाइंड करना है। बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी, और ग्राउंड से कितना ऊपर है पॉइंट बी, h/5। तो ये हो गया बेटा एम जी h/5। क्या काइनेटिक एनर्जी सी पर 0 होगा, v 0 है, मतलब ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी 0। लेकिन क्या ग्राउंड से h हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, mgh। तो ये अपने पास आ गया काइनेटिक एनर्जी बी, इधर लेके जाएंगे तो mgh माइनस mgh/5, मतलब बी पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपने को मिल गई 4 mgh/5, राइट। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जब आ चुकी है तो हम काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, के ई बी अपॉन यू बी, मतलब 4 mgh/5 अपॉन, क्या बी पर पोटेंशियल एनर्जी पता है अपने को, ये ऑलरेडी हमने इक्वेशन में यूज करी है, यूबी कितना है mgh/5। आप देख सकते हो यहां पर सीधा सीधा सब कैंसिल हो रहा है, m से m, g से g, s से h, 5 से 5, क्या बचेगा 4:1। समझ आया सभी को, मतलब यहां पर 4/1 रेशियो है। तो 20% एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में, रिमेनिंग 40% 80% जो है वो काइनेटिक की फॉर्म में है। सिक्सटी थ्री पहले डिस्कस हो गया है क्या, सिमिलर क्वेश्चन बता रखा है? तो फिर ऑनलाइन वाले 63 की पूछ रहे हैं जब सिमिलर बता दिया है तो। जिसको क्वेश्चन 63 में डाउट है वो पूछिए। क्वेश्चन 63 में किसी को डाउट है? सिर्फ एक, बड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट समझ लो। और किसी को भी क्वेश्चन 63 में डाउट है तो एक मिनट ध्यान से सुन ले। 63 में कहां कहां पॉइंट दिया आपको, एक तो बॉटम मोस्ट पॉइंट ए, जहां पर आपको मिनिमम स्पीड कितनी देनी है कि ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाए, सी तक। लेकिन कॉमन सेंस लगाओ और डायग्राम ठीक से देख के बताओ, क्या सी तक पहुंचने के लिए पहले ऊपर बी तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो एकदम नेग्लिजिबल स्पीड जिसे मैथमेटिकली हम 0 लिख देंगे, उस स्पीड पर बी तक पहुंचा दो। मतलब ग्राउंड पर जो ए पर काइनेटिक एनर्जी है उसमें लॉस किसके बराबर कर देंगे, बी पर पोटेंशियल एनर्जी में गेन, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर बराबर mgh कर देंगे। और h कितना है 320। बी केयरफुल, क्वेश्चन 63 में दिया तो पॉइंट सी है, लेकिन हम लेंगे किसको, बी को, क्योंकि बस हमें बी तक पहुंचाना है। उसके बाद स्मूथ कर्व ट्रैक, क्या ब्लॉक फिसल के अपने आप नीचे सी तक पहुंच जाएगा, अरे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। इसलिए क्वेश्चन में ए से बी तक ट्रेवलिंग करानी है, बी से नीचे फिसल के अपने आप सी तक ब्लॉक पहुंच ही जाएगा। तो आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जिन दो पॉइंट्स के बीच कराना है वो दो पॉइंट ए एंड बी है, ए एंड सी नहीं है। सी तक बॉडी अपने आप पहुंच जाएगी, आपको ए और बी पर करना है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64। 64 में बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा होगा कि जिस स्पीड यू से थ्रो करते हैं क्या बॉल वापस उसी स्पीड से स्ट्राइक करती है। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जरूर रिवर्स होता है, लेकिन हम यहाँ पे कंपोनेंट्स का बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पीड विच इज स्केलर क्वांटिटी। जिस स्पीड यू से थ्रो किया है क्या बॉल वापस उसी स्पीड यू से ही ग्राउंड पर स्ट्राइक करती है। तो जब इनिशियल फाइनल स्पीड सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो ऑब्जेक्ट का सेम ही होगा, तो उसमें चेंज कितना हो गया, 0। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, इसमें थीटा 30 डिग्री कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और 65 चेन वाला क्वेश्चन सामने ही आपके डिस्कस कर ही चुके हैं, इतना ही है। 2 का थर्ड बेटा डिस्कस कर चुके अपन, सॉल्व करा दिया है 2 mg/k, इसलिए उसको सिर्फ टिक करने को बोला है, बता चुके हैं उसको।
हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर, बेटा आपसे इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ी पूछी है, मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा है। मैक्सिमम इलोंगेशन तब होता है जब ब्लॉक रुक जाता है। आप जो बता रहे हो ना आंसर एम जी साइन थीटा बाई के, वहां पर ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 है बट स्टिल हैज सम वेलोसिटी। आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें दो आंसर थे, एम जी बाई के, 2 mg बाई के, सेम ही चीज है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखे सभी नेक्स्ट टॉपिक पावर। इसी में ही वर्क, एनर्जी और पावर में जो थर्ड चीज बची है वो लिखे पावर। वर्क में अपन बेटा टाइम की बात नहीं करते, वर्क डिपेंड करता मोस्टली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच क्या एंगल है, लेकिन पावर में टाइम को कंसिडर करेंगे। तो पावर में बेसिकली बस इतनी सी बात है कि कितने टाइम में कितना वर्क किया गया है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, कितने टाइम में कितना वर्क हुआ, बस इस रेशियो को ही हमने क्या नाम दे दिया है, पावर। तो इसके अंदर लाइन लिखे पावर के अंदर, इट इज डिफाइंड एज द रेट, it is defined as the rate at which work is being done. It is defined as the rate at which work is being done. मतलब बेसिकली पावर को हमने क्या डिफाइन किया है, वर्क अपॉन टाइम। अब पावर भी बेटा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तरह दो टाइप का, क्या हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन एवरेज और एक मोमेंट का इंस्टेंटेनियस बताते हैं या नहीं। सेम में बेटा पावर भी एक कंप्लीट प्रोसेस का एवरेज पावर होगा और किसी मोमेंट का बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस। तो सबसे पहले तो हम यहां लिख लेते हैं एवरेज पावर। तो एवरेज पावर सिंपली क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन अपॉन इस वर्क को करने में लिया गया टोटल टाइम टेकन, ये तो हो गया एवरेज पावर। दूसरा अपने पास होता है बेटा इंस्टेंटेनियस। देखे नहीं, बोर्ड पे देखें सभी। तो बेटा एवरेज पावर तो हो गया टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब जो भी आपने वर्क किया है यहां पर WD और अपॉन में जो भी टाइम लिया है T, ये तो हो गया अपना एवरेज पावर। मोस्टली क्वेश्चन इसीलिए होंगे, लेकिन कहीं कहीं पे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का, मोमेंट के पावर का भी डिस्कशन होगा, वहां हम क्या यूज करेंगे, T इंस्टेंटेनियस। यहां तो है बेटा W/T, हम एक DT छोटे से इंटरवल के लिए स्मॉल वर्क डन DW की बात करते हैं, तो वो क्या DW हमने पहले पीछे कहीं पे पढ़ा हुआ है क्या हमने F.DR ऐसा कुछ पढ़ा है पीछे कहीं, अरे पढ़ा है ना। तो वो शॉर्ट वर्क डन, वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड DT के लिए हो जाएगा F.DR। ठीक से देखो, क्या DR/DT को वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर का रिजल्ट। याद रखना है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी F.V, यानी कि FV cos थीटा। मान लीजिए ये ब्लॉक है आपके सामने बेटा, इसके ऊपर मैंने फोर्स कुछ इस एंगल पे लगाया और ये ब्लॉक इस तरह से मूव कर रहा है, क्या वेलोसिटी और फोर्स के बीच कुछ एंगल है, तो फोर्स पूरा पावर जनरेट कर रहा है या सिर्फ इसका कंपोनेंट, तो फोर्स का ये एडजेसेंट कंपोनेंट कितना हो गया, F cos थीटा, और इसी ने ऑब्जेक्ट को क्या दे रखी है, V वेलोसिटी। बात समझ में आई, मींस राइट नाउ कंपोनेंट ऑफ फोर्स F cos थीटा इज डूइंग वर्क, सो इट इज जनरेटिंग द पावर। बात समझ में आई, जो भी इसने वर्क किया है ब्लॉक के ऊपर, सिंपली बस उसको टेकन टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड, दैट विल बी द पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर ध्यान रखें F.V, FV cos थीटा। अभी अगर बेटा इस डस्टर के ऊपर मैंने पुश करके इसको मूव कराया, क्या अभी फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना है, कभी कभी हम डायरेक्टली P बराबर FV cos थीटा की जगह FV लिख देंगे, क्योंकि अगर कहीं पे थीटा डिफाइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम यही अज्यूम करते हैं कि जहां फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हुआ है। बात समझ में आ रही है, तो वहां कोई ये मत पूछना सर वो P बराबर आपने बोला था FV cos थीटा, cos थीटा किधर है, वो थीटा 0 है, तो cos 0 कहां पे होता, 1। अब देखो बेटा, हमने यहां पे अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, वर्क है या एनर्जी है, तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर।
लेकिन पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी सेम, वर्क और टाइम क्या दोनों स्केलर हैं? इसका मतलब पावर भी एक कैसी क्वांटिटी बनेगा? स्केलर क्वांटिटी। तो हम जितनी भी क्वांटिटी इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो सभी क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। क्या सभी इसका यूनिट बता सकते हैं? क्या होता है? जूल और टाइम का सेकंड, पक्की बात है। वर्क का जूल, टाइम का सेकंड, और ये जूल पर सेकंड को ही साइंटिस्ट के सम्मान में बोल दिया गया है वाट, WATT वाट, पक्की बात है। यहां पर बेटा एक और चीज का ध्यान रखना है, 1 HP होता है 746 वाट। ये भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है इसका। हो सकता है आप कभी अपने घर वालों के साथ या किसी फ्रेंड के साथ इलेक्ट्रिकल की शॉप पे गए हो और आपने पानी चढ़ाने वाली जो टंकी में ऊपर पानी चढ़ाती है वो मोटर आपने मांगी हो, तो वो सीधे ये पूछता है कितने HP की, कितने हार्स पावर की। दो ही बातें पूछते हैं, इसका RPM कितना है मोटर का, मतलब रोटेशन पर मिनट कितना है, या आप सर्कुलर रोटेशन पढ़ लोगे। और दूसरा वहां पूछता है कि उसकी पावर कितनी, हार्स पावर कितनी है। तो 1 हार्स पावर कितना होता है बेटा? 746 वाट। तो लगे हाथों क्या इसका डायमेंशन भी बता पाएंगे? डायमेंशन के लिए आपको रिजल्ट पता है, T बराबर W/T। W मतलब M1L2T-2, ऐसा कुछ पढ़ रखा है। अब इसी M1L2T-2 के अंदर एक नीचे T1 भी है, ऊपर आई कितना हो जाएगा? बिल्कुल M1L2 और T की पावर कितना हो जाएगा? -3। आसान है। एक बात बताइए, दिन में आप लोग लंच करके यहां पर आए, सपोज आपने फूड के थ्रू एनर्जी ली, इनपुट एनर्जी ली 100 जूल, कितनी ली? और यहाँ पे 6 घंटे पढ़ा आपने, पढ़ाई करी, और सपोज मान लो आपने वर्क किया, यहाँ पे जो एनर्जी आपकी खर्च हुई वो है 80 जूल। तो क्या 20 जूल आपके थोड़ा बहुत थकावट, फ्रिक्शन, वेट एयर में खर्च हो गई है? इसका मतलब अपनी बॉडी ये भी तो एक मशीन ही है। अरे है या नहीं? क्या इसकी एफिशिएंसी 100% है क्या? नो। इस दुनिया में किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं है। मतलब कितना इनपुट दिया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना आपने आउटपुट दिया। आपने 100 जूल एनर्जी फूड से कंज्यूम करी और आपने कितने का वर्क करके दिखाया? 80 जूल। बात समझ में आ रही है? तो आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट एनर्जी, ये 80/100 कितना आया? 0.8, यानी 80%। तो आपकी एफिशिएंसी सपोज कितनी हुई? 80%। बात समझ में आ रही है? अगर मैं किसी मशीन की एफिशिएंसी बताता हूं 50%, कितना? तो उससे कुछ अगर मेरे को वर्क करवाना है तो क्या मुझे डबल एफर्ट लगाना होगा? लगाना होगा नहीं लगाना होगा? क्योंकि नॉर्मली कोई भी मशीन बेटा पूरी तरह एफिशिएंट नहीं है, 100% एफिशिएंसी नहीं होती। थियोरेटिकली हो सकती है, मॉड्यूल 3 में आप पढ़ेंगे, एक कार्नो इंजन नाम की चीज पढ़ेंगे, उसकी एफिशिएंसी 100% मानते हैं, लेकिन वो एक बस कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। अगर आपने कोई मोटर भी रन करते हुए देखिए, बंद करने के बाद उसको टच करके देखोगे थोड़ी गर्म सी होती है। वो जब मशीन चलती है तो क्या गर्र का साउंड भी आता है? और उस मशीन के आसपास थोड़ा आप चेक करोगे तो वाइब्रेशंस भी होते हैं। तो ये हीट एनर्जी, हीट साउंड वाइब्रेशन की फॉर्म में यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, जो कि जो उसकी आउटपुट पावर है उसको डिक्रीज करते हैं। तो जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट कभी भी नहीं मिलेगा। तो यहीं से बेटा अपनी जो अगली टर्म थी वो थी एफिशिएंसी। इसको अपन डिनोट करते हैं ईटा से। ईटा वैसे स्मॉल एन, इसमें थोड़ी सी नीचे छोटी सी पूंछ निकाल देते हैं, ईटा। तो ईटा को बेटा डिफाइन किया गया है आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट एनर्जी। कितनी एनर्जी ली और कितना वर्क किया, इसके रेशियो को ही अपन ने ईटा बोला है। और दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाता है अपना आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो क्वेश्चन में कभी कभी इनमें से कोई एक चीज गिवन होती है, या तो वो एफिशिएंसी देगा या एफिशिएंसी आपसे पूछ सकता है। तो ईटा आपको बेटा ध्यान रखना है, पी आउट अपॉन पी इन, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि कोई भी मशीन है उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या हो सकते हैं? लॉसेस। तो आप जितना भी इनपुट दोगे उतना आउटपुट बाहर नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ या बीच में लॉस हो जाएगा, फ्रैक्शनल लॉसेस। समझ आए सभी को? करें, नोट करें।
हाँ बेटा, रेशियो हमेशा लेस देन 1। DW बराबर F.dr, बेटा ये पढ़ा रखा आपको वर्क में। अगर एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपन ने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr में वर्क किया है तो दैट DW इज F.dr। HP बेटा हार्स पावर है, फुल फॉर्म। एन नहीं है बेटा, ईटा है, ईटा। ये अल्फा बीटा ईटा अलग ग्रीक सिंबल्स अपन यूज करते हैं फिजिक्स में। ये जो लिखा है ये इंस्टेंटेनियस है, और अगर एफ और बी कांस्टेंट है तो ये एवरेज भी तो यही बनेगा। आ रही बात समझ में? अगर आप सिंपली एफ वी प्लस एफ वी बाई टू करोगे तो टू एफ वी बाई टू भी तो एफ वी ही बनेगा। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक बाइक चला रहा हूं तो यही एवरेज एक्सेलरेशन है पूरे पाथ का। और किसी मोमेंट पे पूछोगे तो हर टाइम में ये तो जवाब दूंगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस फिर एक ही बात। मशीन के नीचे लिखा बेटा लॉसेस। आपने इनपुट पावर दी, उसमें से कुछ लॉसेस हो गए, फिर आपको आउटपुट पावर मिल रही है, इसलिए एफिशिएंसी विल ऑलवेज बी लेस देन 1। वन HP 746 वाट हार्स पावर है बेटा, HP। यूनिट है बेटा वाट, जूल पर सेकेंड वाट, WA T। वापस एफिशिएंसी ईटा, एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं अपन स्मॉल एन और नीचे थोड़ा सा एन को कर्व कर दो ईटा। हाँ लिखेंगे ना,
अगर फोर्स कॉन्स्ट अगर अपना v जो है कांस्टेंट है, f सेम ही अप्लाई कर रखा है तो बिल्कुल होगा। कांस्टेंट पावर रहेगी तो एवरेज भी वही, इंस्टेंटेनियस भी वही। एक मिनट बेटा सामने देखें, थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी डिस्कस करना जरूरी है। निगाहें सभी की बोर्ड पे, एक मिनट सामने देखें बेटा, अपने पास P बराबर डी डब्ल्यू बाई डी टी, क्या एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है? क्या वीटी ग्राफ का स्लोप डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है? वैसे डी डब्ल्यू बाई डी टी मतलब वर्क टाइम ग्राफ का किसी पॉइंट पर स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेन थीटा क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस पावर। क्या बताएगा बेटा? उस पर्टिकुलर मोमेंट की इंस्टेंटेनियस पावर। तो डब्ल्यू टी ग्राफ में बस ये ध्यान रखना है, वर्क टाइम ग्राफ का इस पर्टिकुलर मोमेंट का स्लोप टेन थीटा क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस पावर। P बराबर डी डब्ल्यू बाई डी टी को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी डब्ल्यू बराबर पी डी टी, इंटीग्रेट करा तो वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रेशन पी डी टी। और या फिर से समझ सकते हो कि एरिया अंडर पीटी ग्राफ क्या हो जाएगा? वर्क डन। क्या एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी वर्क डन होता था? अरे होता था या नहीं? सेम वे में पावर टाइम ग्राफ पीटी ग्राफ का एरिया अंडर जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ये हैश पोर्शन ब्लैक कलर से, ये भी क्या हो जाएगा? वर्क डन। लिख लिया सभी नहीं है? पूर्ति से नोट करें, फिर क्वेश्चंस नोट कराएंगे। कौन बोल रहा है? बाहर निकल तुरंत। कुछ कहते नहीं है तो टीचर का पेशेंस चेक नहीं करे बार बार, इतना अननेसेसरी बोलने की जरूरत नहीं है। और मास्क पहने आप पहले तो। लिखे लिखे जल्दी लिखें, फिर क्वेश्चंस लिखाएंगे। डन। तो ऐसे बेटा सिंपली वर्क अपॉन टाइम से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं वन बाय वन क्वेश्चंस बोलते चलूंगा, लिखने का काम फिनिश कर लेते हैं। आंसर सबका 2 4 5 लाइन का ही होगा। नोट करें क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड एवरेज पावर ऑफ एन इंजन। फाइंड एवरेज पावर ऑफ एन इंजन which can lift. Find average power of an engine which can lift 600 kg of coal per minute, which can lift 600 kg of coal per minute from a 20-meter deep mine, which can lift a 600 kg of coal per minute from a 20-meter deep mine. कोयले की खान है, माइन है, 20 मीटर की गहराई से निकालना है। तो क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन mgh किया जाएगा? तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर P बराबर वर्क अपॉन टाइम और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी mgh बाई टी, इससे आ जाएगा? तो 2 लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन लिखें। A 3000 watt motor, a 3000 watt motor pump out water, a 3000 watt motor pump out water from 20-meter deep well, from 20-meter deep well, full stop. Calculate amount of water, calculate amount of water being pumped out per second.
Calculate amount of water being pumped out per second. 4 लाइन छोड़ के लिखे बेटा अगला क्वेश्चन. A block of mass 2 kilogram. A block of mass 2 kilogram is connected with a string. A block of mass 2 kilogram is connected with a string moving upward. Connected with a string moving upward with acceleration 2 meter per second square. Moving upward with acceleration 2 meter per second square. Then find out power delivered by tension. Then find out power delivered by tension in first 3 seconds. Then find out power delivered by tension in first 3 seconds. 6-7 लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन. A truck of mass 50 kg. A truck of mass 50 kg is moving up. A truck of mass 50 kg is moving up an inclined plane. A truck of mass 50 kg is moving up an inclined plane of inclination angle of inclination 1 in 40. Inclined plane of inclination 1 in 40. ये 1 in 40 समझते बेटा? ये क्या गिवन होता है? Sin theta. Inclined plane of inclination 1 in 40 with constant speed. With constant speed 20 meter per second. Then find power of engine of truck. Then find power of engine of truck. Find power of engine of truck. 6वां लाइन छोड़ के लास्ट क्वेश्चन लिख लें आज का. A pump can take out. 6वां लाइन छोड़ के आज का लास्ट क्वेश्चन लिखें. A pump can take out 7,200 kilogram of water per hour. A pump can take out 7,200 kg, 7200 kg of water per hour. 7200 kg of water per hour from a 100-meter deep well. From a 100-meter deep well. Full stop. Find power of pump. Find power of pump if its efficiency is 50%. Find power of pump if its efficiency is 50%. एक मिनट सामने देख लें. फुर्ती से इनका 1 by 1 सोल्यूशन देखते हैं. क्या बेटा आपको यहाँ पे 600 kg कोल पर मिनट यानी हर 60 सेकंड में 20 मीटर 20 मीटर की खान की गहराई से निकालना है. तो क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन mgh ही होगा. तो सीधा बेटा P बराबर mgh बाय T में m लिख दे 600, G का वैल्यू 10 और H का वैल्यू 20 पर मिनट बोला है. तो टाइम कितना 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड. बोलिए कितना हो जाएगा आंसर 2000 वाट यानी कि 2 किलोवाट. राइट. ठीक है नहीं. 1 by 1 सॉल्यूशन समझते चले क्योंकि होमवर्क में आपको अलग अलग वैरायटी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. इस क्वेश्चन में आपको पावर दिया पंप का 3000 वाट, गहराई बता दी, डेप्थ बता दी 20 मीटर. कितना मास कितने टाइम में वो पंप वाटर का निकाल रहा है. मास अपॉन टाइम निकाला है. तो वापस से P W by T मतलब mgh by T में m by T कितना हो जाएगा P by rho G. तो पावर दिया है बेटा यहाँ पे आपको 3000, G का वैल्यू 10 और H दिया है आपको 20. कितना हो गया आंसर 15 किलोग्राम पर सेकेंड. मतलब पर सेकेंड पंप कितना पानी फेंक रहा है 15 किलोग्राम. समझ आया सभी को.
फॉर्मूला वही है W/T mgh/t, बस यहां पर आपसे पावर पूछी थी, यहां पावर देके m/t पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, स्ट्रिंग में टेंशन है लेकिन ब्लॉक का क्या वेट 20 है। तो सबसे पहले तो इस ब्लॉक के लिए नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो T-20 बराबर 2a, तो T बराबर 20 + 2 × 2, यानी कि टेंशन कितना आ गया 24 न्यूटन। क्या डिस्प्लेसमेंट ut + ½ at² से शुरुआती 3 सेकंड का निकाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, राइट। तो यहां u हो जाएगा 0, तो आपको सिंपली ½ at² कैलकुलेट करना है। ए क्वेश्चन में 2 दिया है, टाइम 3, तो बोलिए s कितना हो गया 9 मीटर। तो बोलो बेटा वर्क डन बाय टेंशन कितना, टी बी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट एस भी ऊपर, तो टी एस कॉस 0, टी कितना आया 24, एस कितना आया 9 मीटर, और कॉस 0 1, कितना हो गया ये 216 जूल। होगा नहीं होगा, बस इतना प्रोसेस तो हम पहले भी करते आए हैं, बस अभी वर्क डन अपॉन टाइम कर देंगे तो क्या पावर आ जाएगा। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी 216 जूल को टाइम कितना 3 सेकंड से डिवाइड करोगे, क्या 72 वाट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान, बस इसकी लैंग्वेज से नहीं डरे आपको बेटा। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक ट्रक दिया है, क्या ऑब्वियसली उसे ग्रेविटी के कंपोनेंट से फाइट करना होगा। ग्रेविटी का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन पे कितना लगेगा mg sin थीटा, तो v स्पीड से चल रहा है तो ऑब्वियसली ट्रक को कितना फोर्स लगाना होगा mg sin थीटा। आ रही बात समझ में। और यहाँ पे 1/40 का मतलब ये होता है कि यहां पर ये तो आपको दिया है 40 और ये कितना दिया है आपको 1, तो बेटा ऑब्वियसली क्या वेलोसिटी कांस्टेंट दी है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 तभी होता है जब नेट फोर्स 0। तो नॉर्मल तो बैलेंस हो गया mg cos थीटा से, और ट्रक का फोर्स F किसको बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा, तो F बराबर mg sin थीटा। मास दिया है 50, g आपको बचपन से मालूम है 10, और ये sin थीटा 1/40 दे रखा है, तो ये अपने पास हो गया बेटा 25/2 न्यूटन। अब एक बार फोर्स आ गया है तो क्या हम पावर फाइंड कर सकते हैं। बेटा एफ भी इधर है, ट्रक का फोर्स वी भी इधर ही है, तो सिंपली एफ वी कॉस जी, एफ कितना 25/2, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है ट्रक 20, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो बोलिए पावर कितना हो जाएगा 250 वाट। होगा नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है यहां पर मास को आप 100 मीटर से निकाल रहे हो, तो ये आउटपुट पावर हो जाएगा वर्क mgh/t, तो मास हो गया बेटा 7200, जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू 100। क्या क्वेश्चन में टाइम 1 आवर 60 मिनट, यानी क्या 3600 सेकंड हो जाएगा। ये इंटेंशनली ऐसा दिया है, क्या ये सीधा सीधा इसको 2 बार कट कर देगा। तो बेटा आउटपुट पावर जो है वो कितनी आ रही है 2000 वाट, और मशीन की एफिशिएंसी 50% आधी, मतलब क्या हमें जस्ट डबल 4000 इनपुट देना होगा। कितना आ गया है समझ में। ओके नोट कर लें इसको फुर्ती से। बेटा फोर्थ में क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी तभी बनेगी जब आपका ट्रक जो है वो एटलीस्ट फोर्स F कितना लगा है जितना इसको पीछे mg sin थीटा मिल रहा है, तभी तो नेट फोर्स 0 बनेगा। तो F mg sin थीटा के बराबर आ गया 25/2, F भी इधर V भी इधर, तो पावर F V cos 0। होमवर्क नोट कर लीजिए। इलस्ट्रेशन 29 30 आप लोग ट्राई करेंगे, वैसे मेरे को बताना है, इलस्ट्रेशन 30 भी आप ट्राई कर लेंगे। पहला होमवर्क नोट कर लें फुर्ती से, इलस्ट्रेशन 29 30, इलस्ट्रेशन 29 30 के बाद 35 से 37, 35 से 37, एक्सरसाइज 1 72 से 82, एक्सरसाइज 1 72 से 82। क्वेश्चन अभी और भी हैं वो बाद में देंगे, इसको नोट करने के बाद ही उठें। होमवर्क जरूर करके आए, कल ही क्लास है, मिलते हैं कल। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। बस क्लास से थोड़ा सा बाहर आइए, नोटिस बोर्ड को टैली कीजिए।
और 7 दिनों की छुट्टी का लुत्फ उठाइए। दिवाली हॉलीडेज।